हेलो गुड मॉर्निंग टेनिज। आइए इस क्लास में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ही दो क्लास कर चुके हैं, जो फर्स्ट नंबर क्लास और सेकंड नंबर क्लास कर चुके हैं। ये क्लास नंबर थर्ड है। इसमें देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। इसमें आगे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जो एसी मोटर है उसमें एक फ्यूज तो लगाते ही हैं, साथ साथ में थर्मल कटआउट भी लगाते हैं, जिसे थर्मल ओवरलोड रिले कहा जाता है। तो वो किस उद्देश्य से लगाया जाता है, यही इसमें पूछा गया है। तो वो इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि यदि मोटर कुछ समय के लिए हैवी लोड पे चलती है, ज़्यादा लोड पे, तो कुछ समय के लिए वो चलाने के लिए अनुमति देता है। यदि वही लोड लगातार होता रहता है तो ये क्या करता है, कटआउट उसको कट कर देता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अलाउ टू कंटिन्यूस ओवर लोडिंग। यदि अधिक समय तक हो रहा है ओवरलोडिंग तो ये क्या कर देगा, थर्मल कटआउट या थर्मल ओवरलोड रिले मोटर को ऑफ कर देगा, जिससे मोटर जलने से बच जाएगी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टार्क एट वेरिएबल स्पीड। देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब समझिए, कोई एक मोटर है, उस पे जो लोड है हाई लोड के लिए मतलब यूज किया जा रहा है, अधिक लोड के स्टार्टिंग टार्क जो है उसका अधिक चाहिए और स्पीड भी वेरिएबल चाहिए। तो उसके लिए कौन सा मोटर उपयुक्त होगा, तो उसके लिए ये मोटर उपयुक्त होता है जो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर उपयुक्त होता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क भी अधिक होता है और यदि चलाएंगे तो ये उच्च लोड लेकर के चलता है और इसकी स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। देखिए ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इस तरीके से दिखने में होती है। ये जो है मोटर है, ये इसमें रिंग लगी हुई है, इसके रोटर पे ये रोटर रहेगा, रोटर से ये रिंग जुड़ी रहेंगी, रोटर के वाइंडिंग से, रोटर में जो वाइंडिंग रहेगी, ये इसका स्टेटर पार्ट जो दिख रहा है स्टेटर, उस पर स्टेटर वाइंडिंग रहेगी, उस पर थ्री फेज पावर सप्लाई अलग से देंगे इधर से, ठीक ना, थ्री फेज पावर सप्लाई दे देंगे इधर से RYB। और ये जो इसका रोटर है, रोटर में रोटर वाइंडिंग रहेगी, वहाँ से ये प्रत्येक रोटर के स्टार में जोड़ते हुए, जो रोटर में बाइंडिंग होगी उसको स्टार में जोड़ते हुए प्रत्येक तीन उसमें फेज होंगे, एक न्यूट्रल होगा, तो जो फेज होगा फेज को ला करके इस स्लिप रिंग में जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जो तीन बाइंडिंग उसमें से निकलेंगे तो उन तीनों बाइंडिंग को क्या कर देंगे, यहाँ से ला करके जोड़ देंगे और इसको बाहर रेजिस्टेंस से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। और यहाँ से इसको कम या अधिक टार्क करने के लिए यहाँ पे, जैसे इसका टार्क किसके पर्पस में होता है, यदि रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो इसका टार्क बढ़ जाता है, स्टार्टिंग टार्क। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जब हाई रखेंगे स्टार्टिंग के समय तो इस मोटर का जो टार्क रहता है स्टार्टिंग टार्क हाई हो जाता है। फिर उसके बाद ये जब ये नॉर्मल स्पीड पे चलने लगता है तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का मान शून्य कर देते हैं इसको घुमा करके, फिर मोटर नॉर्मल स्पीड से चलने लगती है। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसमें 3 स्लिप रिंग लगी रहती हैं और देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर। एसी इंडक्शन मोटर में बल्ला घूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध होता है। तो जो स्लिप होती है और बल्ला घूर्ण होता है उसके बीच में सीधा संबंध ये होता है कि यदि स्लिप का मान बढ़ता है तो टार्क का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, सीधा संबंध उसमें होता है। यदि स्लिप बढ़ी तो टार्क भी बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, स्लिप बढ़ने से बल्ला गुण घटता है, ये नहीं, गलत है, स्लिप बढ़ने से बल्ला गुण बढ़ता है, सही है, यही सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। इसको देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज इन ओपन सर्किट। देखिए इस क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है
कि जो रोटर है, रोटर इस पे बाइंडिंग की गई है, मतलब इसमें छड़ मोटी मोटी डाली गई है इस तरीके से। यदि ये स्क्वायरल किया जाए तो इसमें से कोई बार जो है वो खुली हुई है, ओपन सर्किट है। तो पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक बार यहाँ पे खुल गई या दो बार खुल गई है, ओपन सर्किट हो गई है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट हो गई है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस समय देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मोटर होगी ना वो बहुत ज़्यादा हैवी करंट, मतलब कि यहाँ पे ओपन है ये, तो इसमें तो करंट नहीं जाएगी, तो लोड को लेने के लिए इस बार में करंट अधिक होने लगेगी, जिससे मोटर क्या हो जाएगी, अधिक गर्म होने लगेगी। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे जो ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, मोटर के अति गर्म होने पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, मोटर ओवर हीट होने लगेगी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है एसी 3 फेज मोटरों के रीबाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। जो 3 फेज की मोटरें होती हैं उसको बाइंडिंग करना होता है, रीबाइंड करना होता है। जैसे मोटर जल गई है तो उसको रीबाइंड करेंगे, तो रीबाइंड करने के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है, तो एक सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर होता है, उसी से इसका बाइंडिंग किया जाता है। जैसे होता क्या है कि एक कॉपर का वायर होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन को चढ़ा दिया जाता है, इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया जाता है, इंसुलेशन, इस तरीके से, ठीक ना। पतला इंसुलेशन होता है, बहुत पतली परत होती है, वार्निश वगैरह की होती है, तो उस पर चढ़ा देते हैं, उसी से क्या करते हैं, इसको बाइंडिंग किया जाता है। जैसे 3 फेज मोटर बाइंडिंग ही नहीं, जैसे फैन की बाइंडिंग करनी है, सिंगल फेज मोटर की बाइंडिंग करनी है, फिर इसके बाद आर्मेचर बाइंडिंग करनी है, तो उसमें भी सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का यूज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेजेज इन बाइंडिंग प्रोसेस। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए वेजेज या क्या होता है, वेजेज को समझते हैं। जैसे ये स्टेटर होता है, तो स्टेटर में स्लॉट कटी होती है इस तरीके से, ठीक ना, ऐसे स्लॉट रहेगी, स्टेटर पे स्लॉट ऐसे रहेगी, जितने स्लॉट की ये मोटर हो उस हिसाब से इसकी स्लॉट होगी। तो प्रत्येक स्लॉट में क्या करते हैं, बाइंडिंग होती है। इस तरीके से मान लीजिए बाइंडिंग हो गई, सभी में बाइंडिंग होगी, सभी स्लॉट में कॉइल डलेंगे, तो इस तरह से डली रहेंगे। तो होता क्या है कि यदि इसमें कोई रोकने के लिए नहीं लगाएंगे तो ये बाइंडिंग निकल जाती है, तो उसको निकलने से रोकने के लिए जो लगाते हैं उसी को कहते हैं वेजेज। बाइंडिंग को स्लॉट में से निकलने के रोकने के लिए जो सामग्री यूज की जाती है उसे क्या कहते हैं, वेजेज। और वो सामग्री किसकी बनी होती है, बम्बू की बनी होती है, बांस की, ठीक ना, जो बांस होता है उसकी बनी होती है वेजेज। उसी को क्या करते हैं कि इसके अंदर, इसके बाहरी साइड पे यहाँ पे पूरा इस तरह से ठोक करके लगा देते हैं, तो ये बाइंडिंग निकलती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज बाइंडिंग इज इसेंशियली बिफोर गिविंग सप्लाई। आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक हो। तो देखिए बाइंडिंग तो कर लिए, यदि पावर सप्लाई दे रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए कि जो उसकी पोलरिटी टेस्ट है ना, उसको पोलरिटी टेस्ट कर लेना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पोलरिटी टेस्ट से मतलब क्या है कि जैसे ये स्टेटर है, इस पर बाइंडिंग की है, ये 4 पोल का है, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इधर कौन सा पोल बन रहा है, इधर कौन सा बन रहा है, इधर कौन सा बन रहा है, इधर कौन सा बन रहा है। यहाँ एन बन रहा है तो यहाँ यस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यदि यहाँ पे एन बन रहा है तो यहाँ यस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब पोलरिटी टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सप्लाई दे करके मोटर को चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द रोटर बार आर माउंटेड इन ए स्लाटली स्कीव्ड पोजीशन इन 3 फेज मोटर। रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। देखिए कहने का मतलब ये क्या है, जैसे ये रोटर है, रोटर और ये शाफ्ट हो गया, निकल गया इस तरीके से, तो इसमें जो बाइंडिंग करते हैं उसको ऐसे तिरछा करते हैं। जो इसमें मोटर में स्लॉट पड़ी होती हैं वो थोड़ी सी
जो मोटर में छड़ पड़ी होती है, छड़, तो इस तरीके से क्या होती हैं, तिरछी होती हैं। तो ये तिरछी क्यों रखी जाती हैं, ठीक ना, ये जो बार इसमें पड़ी है, छड़ जो पड़ी है, उसको तिरछी क्यों रखा जाता है। तो इसमें देखेंगे क्या ऑप्शन दे रखा है। जनरेटेड मैक्सिमम फ्लक्स, अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करें, reduce the stay losses, maintain the rotor speed constant। फिर इसके बाद दिया है कि प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टार्क। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जो इसमें मतलब कि रोटर में फील्ड यानी कि फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है और जो टार्क जनरेट हो रहा है, उन दोनों को एक समान उत्पादन करने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टार्क। यूनिफॉर्म करने के लिए जो टार्क है ना, उसको एक समान प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक क्षण एक समान प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जैसे एसी सप्लाई चलती है इस तरीके से, तो इसमें हमेशा उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्स भी कम बेसी होगा, तो उसको एक समान रखने के लिए इस तरीके से तिरछा कर दिया जाता है कि टार्क जो हमारा एक समान मिले। नहीं, कोई लोड चला रहे हैं तो वो रुक रुक करके चलेगा, मतलब कहने का मतलब कभी तेज चलेगा, कभी धीरे धीरे चलेगा, तो इस वजह से इसको ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। देखिए 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें नो लोड टेस्ट और फुल लोड या ब्लॉक रोटर टेस्ट किया जाता है। तो जो नो लोड टेस्ट किया जाता है तो उससे आयरन लॉसेस किया जाता है, वही यदि ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे तो कॉपर लॉसेस ज्ञात करते हैं, ठीक ना। और नो लोड जो टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से होता है। ये 3 फेज की इंडक्शन मोटर होती है, इसका जो रोटर होता है उसको फ्री घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और स्टेटर पे 3 फेज की पावर सप्लाई इस तरीके से दी जाती है। तो जब 3 फेज की पावर सप्लाई यहाँ पे दी जाती है एक ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से, तो इसमें ये फुल वोल्टेज पे बहुत कम करंट लेती है, 2 से 5% केवल करंट लेती है। तो ये उस समय क्या कर रही होती है, केवल आयरन लॉसेस को दर्शा रही होती है। तो ये 2 वाटमीटर जो लगे होते हैं ये आयरन लॉसेस को पढ़ लेते हैं और इसके माध्यम से आयरन लॉसेस को हम लोग निकाल लेते हैं। कॉपर लॉसेस इसमें देखिए 9 के बराबर होता है, क्योंकि I²R और 2 से 5% आई निकालेंगे तो इसका मान बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसको 9 के बराबर माना जाता है और इसमें पूरा का पूरा केवल आयरन लॉसेस होता है। तो इस तरीके से ओपन नो लोड टेस्ट से क्या चेक करते हैं, आयरन लॉसेस को चेक करते हैं, ठीक ना। और वही ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे तो कौन सा टेस्ट करेंगे, तो उससे क्या प्राप्त करेंगे हम लोग, कॉपर लॉसेस को प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल 2 वेरिएबल स्पीड ओनली ऑब्टेन्ड इन 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है, मतलब केवल 2 स्पीड प्राप्त होती है, किस नियंत्रण विधि द्वारा। तो इसमें जो होता है ये हो जाएगा इसका सही आंसर, बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। जैसे P बराबर क्या होता है 120 F अपान, सॉरी गलत है ये, NS बराबर 120 F अपान P होता है फार्मूला। तो यहाँ पे P के मान को चेंज करके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो P नंबर ऑफ पोलों की संख्या, यदि एक बार 4 करते हैं एक बार 6 करते हैं तो उसके लिए बाइंडिंग भी अलग अलग करनी पड़ती है। तो सामान्यतः 2 बाइंडिंग करेंगे, तो यदि 4 पोल के लिए करेंगे तो 4 पोल पर चलाएंगे, फिर 6 पोल के लिए किए रहेंगे तो स्पीड हमें कम चाहिए तो 6 पोल पर चलाएंगे। जैसे 6 पोल पर चलाएंगे तो 1000 RPM प्राप्त होगी, 4 पोल पर चलाएंगे तो 1500 RPM प्राप्त होगी, ठीक ना। तो ये 2 स्पीड इससे प्राप्त होगी, किससे, बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, तो किस लिए फिट किया जाता है, क्योंकि उससे यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसको वाउंड रोटर उसमें करेंगे, मतलब उसमें बाइंडिंग करेंगे,
और स्लिप रिंग लगाए रहेंगे तो उससे बाहर से क्या जोड़ सकते हैं, प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, और जोड़ करके इसके स्टार्टिंग टार्क को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्टार्टिंग रनिंग टार्क को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए ये वाला हो जाएगा, क्या होगा, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बल्ला गुण पाने के लिए, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, ये देखिए वही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जिसमें क्या किया गया है, रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, जिससे क्या होगा कि इसका स्टार्टिंग टार्क होगा जो वो बढ़ जाता है। यदि रनिंग का बढ़ाना है तो इसके माध्यम से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऐसा होता है देखने में। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टरबाइन का क्या कार्य है, टाइमर का क्या कार्य है, सॉरी टाइमर का क्या कार्य है। तो जो टाइमर लगा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में उसका क्या कार्य होता है, तो उसका कार्य ये होता है कि चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में बदलने का काम होता है। जब मोटर स्टार्ट होती है उस समय स्टार में चलती है, और जब लगभग 75% पे पहुंच जाती है, अपने स्पीड की 75% पे पहुंच जाती है, तो डेल्टा में वो चलने लगती है। तो ये स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कौन करता है, टाइमर करता है। देख लेते हैं यहाँ पे स्टार जो डेल्टा स्टार्टर है वो किस तरीके से इसमें टाइमर वर्क करता है। यहाँ पे ये टाइमर दिखाया गया, ध्यान से देखेंगे तो K4T लिखा हुआ है, ये टाइमर है। यहाँ पे देखेंगे ये पावर सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट है, ये मोटर है, मोटर को क्या दिया गया है, पावर दिया गया है इस तरीके से। ये मेन कंडक्टर है, और ये कौन सा कंडक्टर है, डेल्टा कंडक्टर है, और ये स्टार कंडक्टर है। तो करता क्या है ये टाइमर कि जब मोटर को स्टार्ट करना होता है तो ये इस कंडक्टर को क्या करता है, चलने देता है, तो मोटर स्टार में चलने लगती है। और जब 75% अपने स्पीड की मोटर प्राप्त कर लेती है तो ये टाइमर क्या करता है, इसके कंटेक्ट को, ये जो कंडक्टर का ये कंटेक्ट है इसको ओपन कर देती है, और इसको क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। तो जिससे ये मोटर कैसे जुड़ जाती है, डेल्टा में जुड़ जाती है, ठीक ना। तो ये कंडक्टर का जो कंडक्टर है तो इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है, जोड़ने या तोड़ने का, ये टाइमर के माध्यम से स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है उसको। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टार से डेल्टा में बदलना, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, अगला क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है जिसका मान कितना में होता है, मेगा ओम रेंज में होता है। तो मेगा ओम का प्रतिरोध किससे नापा जाता है, मेगर से नापा जाता है। तो इसका सही आंसर मेगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, अगला क्वेश्चन है कि विच टेस्ट इज बाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड। बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। तो इस बाइंडिंग में क्या टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये पोलरिटी को टेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है। और पोलरिटी जब टेस्ट करते हैं तो जो पोलरिटी टेस्ट करते हैं तो उसको डीसी सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई दे करके उसके पोल को बनाया जाता है और चेक किया जाता है चुंबकीय नीडल से कि कौन सा पोल कौन मतलब बना रहा है। तो यहाँ पे यदि एन बना रहा है तो यहाँ पे एस बनाना चाहिए, फिर यहाँ पे एन बनाना चाहिए, यहाँ पे एस बनाना चाहिए। तो इस तरीके से होता है। तो ये क्या टेस्ट कर रहा है, पोलरिटी को टेस्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होती है। तो ये जो AC मोटर होती है तो वो 5 से 6 गुना अपने पूर्ण लोड का लेती है। जैसे कोई मोटर है, इसकी रेटिंग है कितना कि 10 एम्पियर लेने के लिए, तो जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो ये लगभग 5 से 6 गुना लेती है, यानी 50 से 60 एम्पियर की करंट लेती है स्टार्टिंग के समय। तो इसी करंट को कम करने के लिए इसको स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। जो 60 से 50 से 60 एम्पियर जो आ रही है स्टार्टिंग के समय, उसी करंट को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ड्यूल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ठीक ना, स्टार इस तरीके से, स्टार
डेल्टा स्टार्टर होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, रियोस्टेट स्टार्टर होता है ना। तो इस तरीके से होते हैं। तो ये इसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। स्टार्टिंग के समय जो करंट मोटर लेती है उसी को कम करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन अगले क्लास में देखा जाएगा। धन्यवाद।